Good morning, students. Welcome to another lecture of your physics chapter number 3, current electricity. And today we are going to discuss combination of cells. In the last class we have discussed cells, EMF, internal resistance. And in this class we will be discussing on the combination of cells. Just like resistance and capacitance, cells can also be grouped. And its grouping can be in series and in parallel. तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन है ना. अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, है ना. लास्ट क्लास में ये बताया था. सो व्हेन two cells are joined in such a way that negative terminal of one cell is joined with the positive terminal of the other cell, तो इस सेल कॉन्फ़िगरेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर टू सेल्स, आई विल राइट देर आर टू सेल्स, ओके, एंड इट हैज से EMF E1 and it has internal resistance R1, it has EMF E2 and internal resistance R2. So suppose this is a cell, okay, and A, B, C, these are the points, okay. So मैं इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना चाहूँ तो एक सिंगल सेल विथ R इक्विवेलेंट एक, इसको अगर डिनोट करूँ ऐसे है कि सपोज इन दोनों को जोड़ दिया, है ना. सो दिल बी ए सिंगल cell and this is point A and B, okay. So here what you can see here is the negative terminal of one cell is joined with the positive terminal of the other cell. तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे? सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे. इसमें लास्ट में मैं बताऊंगा कि अगर इसके पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव को जोड़ दें तब क्या होगा, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. पहले तो हम ये जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, सेल ऐसा ही कंबाइन किया है. सो एक करंट फ्लो होगा. अब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा, इट विल गो आउट एंड नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेगा. सपोज इसमें करंट है I, है ना. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो इट करंट I इज़ फ्लोइंग थ्रू इट. इक्विवेलेंट में अगर मैं बोल दूँ इसमें भी I है ना. अगर मैं इसका EMF को यहाँ पे लिख देता हूँ E इक्विवेलेंट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ R इक्विवेलेंट. Now let's discuss the potential drop across each cell, है ना. अब इसमें potential drop अगर मैं बोलता हूँ कि एक VAB, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या potential drop है, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या potential drop है, और total potential drop will be this potential plus this potential, okay. तो suppose मैं बोलता हूँ VAB is the potential drop between the first cell, ओके, VAB. तो ये हो जाएगा, जो हायर पोटेंशियल में है वो है A पॉइंट पॉजिटिव, VA माइनस VB. इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ VA माइनस VB. अच्छा, हमको ये भी मालूम है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा. यहाँ पे इसका जो EMF है, EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. करंट कितना फ्लो हो रहा है I, है ना, और रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1. सो इसके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है VA माइनस VB, ये कितना है E1 माइनस I R1. सिमिलरली इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है ना. तो इसको मैं बोल देता हूँ VBC, है ना. यहाँ पे अगेन VB माइनस VC, यानी क्या हो गया 2 माइनस I R1, है ना. अब हम ये कंसिडर करते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है ना, A टू C में. तो मैं इसको लिख देता हूँ VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC, ओके, VA माइनस VC. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा कि ये माइनस VB प्लस VB ये कैंसिल हो गया, है ना, और ये माइनस VC. इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा VA माइनस VC, है ना. तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, यानी E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2,
ओके, अब थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, एक साथ लाते हैं है ना, इसको एक साथ ऐसे लाते हैं E1 और ये E2 को एक साथ ला देते हैं, E1 प्लस E2 है ना, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, माइनस I एक साथ ले आया तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ओके है ना, तो इसमें VAC यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A पॉइंट एंड C पॉइंट इज E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। अब थोड़ा इस फिगर को हम देखते हैं, इसमें ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो इसमें अगर मैं फिर वही लेता हूँ VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC इज इक्वल टू, है ना, ये है, यहाँ लिखता हूँ E इक्विवेलेंट माइनस I और इसका रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। ओके, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें, है ना, VAC तो दोनों का ये है ना, तो इसमें आप ये कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। इससे क्या दिख रहा है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ओके, ये दिख गया। और R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना, ये चीज़ हमको मिल गई। यानी इन दो, इस कॉम्बिनेशन का E इक्विवेलेंट क्या है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द EMFs, है ना, इस सेल के जो भी EMF है उसको जोड़ दो तो उसका E इक्विवेलेंट मिल गया। और R इक्विवेलेंट क्या है, अगर ये हम क्या माने कि अगर ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है ये, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का जो एल्जेब्रिक सम हो जाता है, तो R1 प्लस R2 ये इसका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इफ़ नाउ देयर आर मोर देन मोर देन टू रेजिस्टेंस है, तब क्या होगा, अगर इफ़ देयर आर n रेजिस्टेंस, n सेल्स, सॉरी अब इसमें कितने हैं, n सेल्स है, n सेल के लिए फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, वो सेम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस En और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस 2Rn, सिंपल है ना। तो ये सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब अगर मैं इसमें एक चीज़ और बोलता हूँ कि इस जितने भी सेल्स जुड़े हुए हैं वो आइडेंटिकल सेल हैं। सपोज इसमें n आइडेंटिकल सेल्स जोड़ दिए हैं, है ना, तो n आइडेंटिकल सेल यानी E1, E2, E3, E4, En सब इक्वल टू हो जाएगा E, है ना, और R1, R2, R3, R अप टू Rn ये हो जाएगा इक्वल टू R। तो फॉर n आइडेंटिकल सेल्स, है ना, E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, है ना, E प्लस अप टू n टाइम्स E, तो ये हो जाएगा सिंपल n टाइम्स द EMF ऑफ वन सेल, है ना। E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n टाइम्स द EMF ऑफ वन सेल, और सिमिलरली R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल, है ना, n टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल फॉर आइडेंटिकल सेल्स, फॉर n आइडेंटिकल सेल्स ये हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब मैंने जो बात की थी कि सपोज़ इसका जो पॉजिटिव है इसके पॉजिटिव से जोड़ दिया, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, है ना, तब क्या होगा ना। सपोज़ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें द पॉजिटिव ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ अनदर सेल, और नेगेटिव दोनों दूसरे सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसा अगर ये एक कॉम्बिनेशन आया तो क्या होगा, तो इसमें आपको सिंपल चीज़ ये रखनी है कि कौन सा इन दोनों में से EMF में से जो बड़ा है उसको आपको फाइंड आउट करना है, और उसको पॉजिटिव रखिए, और दूसरा जो है उसको
नेगेटिव रख लीजिए, तो इसमें ये सिंपल हो जाएगा E इक्वलेंट इज इक्वल टू, सपोज मैं बोलता हूँ कि E2 बड़ा है और E1 छोटा है, तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1, है ना। जो डायरेक्शन है करंट का वो कौन गवर्न करेगा, जो बड़ा सेल है वो गवर्न करेगा इसके डायरेक्शन। सपोज E2 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ E2 इज़ ग्रेटर देन E1, तो करंट कैसे फ्लो होगा, ये E2 के से बाहर आएगा, ये करंट ऐसा फ्लो होगा, ओके, करंट ऐसा फ्लो होगा, है ना। सो जो इसका EMF है उसमें आपको क्या ले लेना है, नेगेटिव साइन ले लेना है, एक दूसरे, जो बड़ा है उसको पॉजिटिव और जो छोटा है उसको नेगेटिव, ओके। आर इक्विवेलेंट का क्या होगा, आर इक्विवेलेंट वैसा ही रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट सेम रहेगा, इट विल बी R1 प्लस R2, ये ऐसा नहीं होगा R1 माइनस R2 नहीं होगा, है ना, इट विल बी सेम R1 प्लस R2। इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन हम अभी इसको यहीं तक लिमिट करेंगे, इसको याद रखेंगे आप, ओके। तो आई हैव रिटन इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल, then E equivalent is equal to E1 minus E2, but R equivalent is equal to R1 plus R2, okay. Now we'll go to the cells in parallel, उसका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान से उसको देखना पड़ेगा। Now the cells are said to be in parallel combination when all the positive terminals of the cells are joined together and all the negative terminals of the cells are joined with another point, okay. जैसे कि there are two cells here, E1 and E2, okay. So the positive terminals are joined at point B1 and negative terminals are joined at point B2. So this combination will be said to be in parallel combination, okay. Now अब इसमें आप let E1 and R1 are the EMF and internal resistance of first cell, and E2 and R2 are the EMF and internal resistance of the second cell, okay. Now we have here consider 4 points, A to B1, B1 to B2 and B2 to C. So what we'll do is we'll calculate the potential drop। अच्छा, इसका दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, इसका भी और इसका भी, है ना, तो बिकॉज सेम पोटेंशियल ड्रॉप में है, ओके, ये चीज़ को याद रखिएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे करंट की ब्रांचिंग आउट हो जाएगी, जो I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, उसके बाद I1 फ्लो करेगा पहले सेल से और I2 फ्लो करेगा दूसरे सेल से, और यहाँ B1 में ये दोनों I1 और I2 जोड़ के फिर I बन जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना, ये पहला, सबसे पहला कि I इज इक्वल टू I1 plus I2. So let the cells be sending current I as shown in the figure. Let sigma E1 and E2 be the EMFs and R1 and R2 be the internal resistance of cells respectively. Let I1 and I2 be the current from the two cells flowing towards point B1, and I is the current flowing out of B1, है ना। तो अभी तक मैंने जो बताया वो ये है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब पोटेंशियल निकालते हैं। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लिख देते हैं VB1, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिख देते हैं VB1 और इसका VB2, है ना। अब इसके दो वैल्यूज़ निकलेंगे, ओके। वो कैसे निकलेंगे मैं दिखाता हूँ, ओके। सो पहले सेल के लिए, फॉर फर्स्ट सेल, ऊपर वाला जो सेल है उसके लिए, फॉर फर्स्ट सेल, है ना, व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप V, इन दोनों के बीच में सपोज पोटेंशियल ड्रॉप है V, ओके, V इज द पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये क्या होगा VB1 माइनस VB2, यानी VB1 माइनस VB2, है ना। तो ऊपर का जो है उसका अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये होगा EMF 1 माइनस I1 R1, ठीक है, इसको हम 0.2 बोल देते हैं ना। सिमिलरली नीचे से जो जा रहा है, नीचे से भी वो सेम पोटेंशियल है V, यानी V अगेन सेकेंड सेल के लिए B1 माइनस VB2, ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड EMF माइनस I2 R2, ये हो गया 3,
है ना। ओके, अब यहाँ से मैं ऊपर से I1 निकाल सकता हूँ और नीचे से I2 निकाल सकता हूँ, है ना। कैसे निकालेंगे? ऊपर से I1 जैसे कि I1 R1 इज इक्वल टू V और ये इधर चला जाएगा तो E1 माइनस V। सो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 या I2 R2 is equal to E2 minus V, which implies I2 is equal to E2 minus V upon R2। ओके, अब इसकी वैल्यू मैं I1 और I2 की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। ओके, तो I is equal to I1 है E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 है E2 माइनस V अपॉन R2। ओके, ओके, अब इसको थोड़ा सा यहाँ से आप समझिएगा कि मैं जो स्टेप्स कर रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अभी मैंने इन दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, ये लिख दिया E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ओके, I is E1 upon R1 minus V upon R1 plus E2 upon R2 minus V upon R2, है ना। अब मैं EMFs को एक साथ ले आता हूँ और वोल्टेजेस को एक साथ लाता हूँ, तो यहाँ पे हो गया I is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। इनको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस V R1 R2, ये हो गया R1 प्लस R2। सॉरी, यहाँ पे भी R1 R2 गड़बड़ हो गया था। ओके, इतना आप समझ लीजिए, है ना। अब मैं क्या करूँगा, V उधर ले जाता हूँ और I इधर लाता हूँ। है ना, तो अगर मैं V उधर ले गया और I इधर लाया तो ये क्या हो गया, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। ओके, अब ये जो पोर्शन है उसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, उधर भेजा तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। अब इसको आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे,
इस एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, है ना, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे डायग्राम बनाया था, है ना, मैं यहाँ पे छोटा सा और बना देता हूँ। सपोज़ ये सिग्मा इक्विवेलेंट है और आर इक्विवेलेंट है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट सी है, ये B1 है, ये B2 है। ओके, तो B1 और B2 के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होगा, अगर उसको V मानता हूँ तो इस फिगर से अगर देखते हैं तो वो होगा V इज इक्वल टू इक्विवेलेंट माइनस I, है ना, इससे करंट फ्लो हो रहा है I और R इक्विवेलेंट। ओके, अब इससे इसको कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट मिलता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये रिलेशन है। अब आप बताइए क्या ये आपको इजी पड़ेगा याद करने में? तो इजी तो नहीं पड़ेगा, तो इसको कुछ हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो अपन सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सपोज़ मैं इनको इंडिविजुअली R1 और R2 से, यहाँ R1 R2 से इसको डिवाइड करता हूँ, है ना। तो पहले हम इसको देखते हैं, ई इक्विवेलेंट, उसको डिवाइड कर दिया हम R1 R2 से। ओके, या फिर हम इसको यहाँ नहीं, हम ऊपर और नीचे को R1 R2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे इसको इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिग्मा 1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस, थोड़ा नीचे करते हैं, सिग्मा 1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस सिग्मा 2 R1 अपॉन R1 R2 और R1 प्लस R2 अपॉन R1 ओस। ठीक है, अब यहाँ पे R2 कैंसिल, यहाँ R1 कैंसिल। ठीक है, तो पहला वाला हो गया सिग्मा 1 अपॉन R1 प्लस, सॉरी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना। यस, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, है ना। ये इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। और यही R इक्विवेलेंट भी है। R इक्विवेलेंट में अगर मैं इसको 1 अपॉन R इक्विवेलेंट करूँगा, सपोज़ यहाँ पे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट करता हूँ, तो ये क्या होगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, या फिर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है ना। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। R इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ। तो ये जो है ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो गया। या उसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना। तो ये E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा। या करके दिखाता हूँ मैं आपको तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
सो E equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 upon, ये क्या हो गया, 1 upon R equivalent। तो ये मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा E equivalent upon R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2, and this is the formula in parallel combination of cells, है ना। और R equivalent या फिर यहाँ पे R equivalent ना लिख के 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। ओके, सो दीज आर द टू formulas जिसको आप easily याद रख सकते हैं फॉर n cells। अगर n cells हैं तब E equivalent upon R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus En upon Rn, है ना। उसी तरीके से R equivalent का भी प्लस 1 upon Rn हो जाएगा, है ना। अगर n आइडेंटिकल सेल हैं तब ये क्या होगा, E equivalent क्या होगा, E equivalent for n identical क्या हो जाएगा, E equivalent upon R equivalent is equal to 1 upon R plus 1 upon R, sorry, E upon R plus E upon R plus E upon R, यानी कि n times E upon R। ओके, n टाइम्स E अपॉन R। R equivalent क्या होगा, 1 अपॉन R equivalent इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कितने, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n अपॉन R, है ना। n आइडेंटिकल सेल के लिए क्या हो जाएगा, n अपॉन R। ओके, अब इतने सारे डेरिवेशन कर लिए तो कुछ हम प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। सो फर्स्ट विल टेक अ सिंपल प्रॉब्लम इन विच देयर इज अ रेजिस्टर एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 10 volts and internal resistance of 0.3 ampere. So there's the cell, the battery, its EMF is 10 volts and its internal resistance is 0.3 ampere. So what should be the value of resistance to be inserted in this circuit so that the current flowing in the circuit is 1.2 ampere. Okay, so I have already drawn the diagram. So there is a resistance R which is connected to this circuit in which the cell is having EMF of 10 volt and its internal resistance is 0.3 ampere and the current flowing through this circuit is 1.2 ampere. So what should be the value of this resistance? हमको क्या निकालना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल, क्या क्या गिवन है हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। 10 वोल्ट, स्मॉल r is 0.3 ओम, है ना। I इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। ओके, और क्या, R जो है अपने को नहीं पता, तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल फॉर्मूला लगेगा, है ना। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, है ना। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। I हमको पता है कितना है, 1.2, E है 10, R नहीं पता, प्लस ये जो है 0.3 है। ओके, तो R प्लस 0.3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1.2, या फिर R इज इक्वल टू 10 अपॉन 1.2 माइनस 0.3, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.03 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी 8.03 ओम, एम्पियर नहीं ओम,
8.03 ओम। तो वैल्यू ऑफ R क्या है? 8.03 ओम। ओके, चलो अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now this problem is a typical problem, CBSE problem in which you have to find the total resistance, total current flowing through each branches. ऐसे problems आपको काफ़ी आएंगे, इसकी आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। दिस इज़ रिलेटेड टू CBSE के जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें, है ना। सो द क्वेश्चन इज 2 cells E1 and E2 in the circuit shown in figure have EMFs 5 volt and 9 volt and internal resistance of 0.3 ohm and 1.2 ohm respectively. So calculate the value of current flowing through the resistance of 3 ohm. Okay, so I have already drawn the circuit. देखिए 2 सेल हैं, अब वो कैसे ज्वाइन किए हैं आपको यहाँ पे खास ध्यान देना है ना। यहाँ पे देखिएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, तो अभी हमने एक जो चीज़ बात की थी उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। नाउ इसमें एक करंट फ्लो होगा। अब दिस करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू ऑल द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4.5 ओम का है। उसके बाद में 2 रेजिस्टेंस है जो कि एक पैरेलल में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और इसमें पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर। इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमको निकालना है ना। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो सबसे पहले हमको कैसे पता चलेगा? ओके, लेट अस फाइंड द नेट EMF, है ना। ये सीरीज़ में है ये, तो हमको नेट EMF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे नेट EMF? यानी E इक्वलेंट इज इक्वल टू बड़ा कौन सा है 9 वोल्ट, छोटा क्या है 5 वोल्ट, है ना। तो यानी नेट EMF इसका है 4 वोल्ट। ओके, नेट EMF 4 वोल्ट है। तो ये जो बड़ा है इससे इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा। सपोज इट इज़ I। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। ओके, तो इधर भी I, इधर भी I, लेकिन इधर एक I6 है और एक I3 है। ओके, यहाँ पे I3 फ्लो हो रहा है, इधर पे 6 ओम के थ्रू हो रहा है, दोनों जुड़ के फिर I। समझ गए? ओके, तो हमको ये मालूम है, पूरे अगर सर्किट को देखें तो हमको ये मालूम है करंट का फॉर्मूला क्या है। करंट का फॉर्मूला है नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल सर्किट का भी और उसमें इंटरनल सर्किट को भी जोड़ देंगे। तो सबसे पहले ये दोनों जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, R इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 × 3 अपॉन 6 + 3 यानी 18 अपॉन 9 यानी 2 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम। ओके, अब ये 2 ओम 4.5 ओम से सीरीज़ में जुड़ा है। अच्छा, इसी सीरीज़ में 0.3 ओम भी जुड़े हैं और 1.2 ओम भी जुड़े हैं। तो मैं R टोटल अगर इसका निकाल लेता हूँ तो R टोटल यहाँ पे इधर निकालता हूँ, R टोटल इज इक्वल टू 4.5 + 2 + 1.2 + 0.3 ओम। यानी ये कितना हो गया 6.5 7.5 7.7 8 ओम। R टोटल क्या है 8 ओम है ना। ओके, है ना। और नेट EMF कितना है 4 वोल्ट, है ना। तो करंट कितना होगा I टोटल कितना है, I टोटल हो जाएगा, है ना। EMF है 4, रेजिस्टेंस है 8, तो 0.5 एम्पियर ये टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस है। अब मुझे क्या निकालना है, इसके थ्रू क्या करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू IR, I टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला 2 ओम। तो मैं अगर मैं बोल देता हूँ V कॉम्बिनेशन विल बी I है 0.5 और R है 2 यानी कि
टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इसके बीच है 1 वोल्ट। कितना है? 1 वोल्ट है। ये 1 वोल्ट इसके बीच में, इसके दोनों एंड में भी होगा 3 ओम के। तो अगर मैं इसको लिखूं V इज इक्वल टू I3 इंटू रेजिस्टेंस 3, है ना, और V कितना है? V है 1, तो 1 इज इक्वल टू I3 इंटू 3, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज I3 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1/3 एम्पियर, या फिर उसको हम लिख सकते हैं 0.33 एम्पियर, है ना। I इज इक्वल टू 0.33 एम्पियर। ओके, so this is the solution. Okay, now let's go to the another question. Now the next question is 4 identical cells each of EMF 2 volt are joined in parallel providing supply of current to external circuit consisting of 2 15 ohm resistors joined in parallel. The terminal voltage of the cells as read by an ideal voltmeter is 1.6 volt. So calculate the internal resistance of each cell. Okay, तो अभी 4 बैटरीज, 4 सेल हैं, दे आर जॉइंड इन पैरेलल, और चारों सेल का EMF है 2 वोल्ट, और इसका जो रेजिस्टेंस है वही तो हमको निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हमको निकालना। सपोज इसको हम बोलते हैं R है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल सेल है तो R है। अब ये पूरा जुड़ा हुआ है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, जो एक कॉम्बिनेशन है 15 ओम का। अब इसमें ये बोलते हैं कि भाई इसके जो टर्मिनल वोल्टेज हम अगर नापते हैं एक वोल्ट मीटर से, तो वो मिलता है हमको 1.6, हमको कितना मिलता है? 1.6 वोल्ट मिलता है। तो यानी गिवन क्या है अपने को? गिवन ये है कि सबसे पहले तो EMF ऑफ ईच सेल इज़ 2 वोल्ट, है ना, बट टर्मिनल वोल्टेज इज़ 1.6 वोल्ट। ओके, ये बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना। अब ये कितना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? R एक्सटर्नल अगर मैं ये निकालूं तो R एक्सटर्नल ये क्या है? 15 इंटू 15/15 प्लस 15, यानी कि 225/30। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा शायद 7.5 ओम आएगा। यस, इट इज़ 7.5 ओम। ओके, है ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसका R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट क्या है इसका, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस का सपोज हम बोलते हैं कि R इक्विवेलेंट और ये है, या 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी कि ये हो गया 4/R। R इक्विवेलेंट क्या हो गया? 4/R। ओके, अब क्या कर सकते हैं, 4/R है, यानी R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/4, है ना। R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R/4। अब ये जो है इसका जो EMF इक्विवेलेंट है अपॉन R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 4 इंटू, यस, V दिया है 1.6, E दिया है 2, तो हमको क्या निकलना है? ओके, E इक्विवेलेंट हमको निकालना है। E इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? E इक्विवेलेंट, यस, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? E/R प्लस E/R प्लस E/R प्लस E/R, यानी 1 2 3 4 4E/R। ओके, 4E/R ये है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट अपने को मालूम है कितना है? R/4। R/4 इज इक्वल टू 4, E मालूम है हमको 2 है ना, कितना है? 2/R।
तो ये क्या हो गया, R/4 इधर चला गया, है ना। तो R/4 इधर, ये जो R/4 है उसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटू R/4, R कैंसल, 4 कैंसल, यानी ये हो गया 2 वोल्ट। ई इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 वोल्ट, है ना। तो हमको ई इक्विवेलेंट मिल गया, R इक्विवेलेंट R/4 होता है, R निकालना है हमको। अब वो कैसे निकालें, हम इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको अगर हम या फिर हम सीधे एक फॉर्मूला रखते हैं, R इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E/V इंटू R। ओके, यानी R ये बोल देते हैं, R इक्विवेलेंट माइनस V/V टू R, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इज इक्वल टू 2 माइनस 1.6/1.6 इंटू 7.5। R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये हो गया 0.4/1.6 इंटू 7.5, 4 1 4 4 यानी ये हो गया 7.5/4 ओम, है ना। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, 7.5/4 ओम। अब मुझे R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, मुझे इंडिविजुअल R चाहिए। R इक्विवेलेंट क्या है, R/4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R/4 इज इक्वल टू 7.5/4, 4 कैंसल, सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल is 7.5 ohm. Okay, internal resistance of each cell is 7.5 ohm. So this is it. Okay, I'll give you some more problems for exercise, and then we'll move to the next topic, which is Kirchhoff's law. We'll be doing the next topic, Kirchhoff's law, which is a very important topic in current electricity, and many of the circuits are solved through Kirchhoff's law. So आज के लिए इतना ही, thank you.